students, and welcome to my channel. And so today we'll be discussing with our cost next lecture. So आपको सबको याद होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कॉस्ट का बेसिक बताया था. मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. फिर मैंने आपको फर्दर बताया था कि मटेरियल्स और लेबर और ओवरहेड्स जो एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ईच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सो जिन्होंने मेरा पुरानी वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो पहले आप पुरानी वीडियो देखो, तभी आपको ये वाला जो आज मैं आपको लेक्चर करवाऊंगी वो आपको तभी समझ आएगा. सो इस लेक्चर में मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, तो कॉस्ट बेसिकली क्या होता है बेटा, कॉस्ट मैंने आपको बताया था, कॉस्ट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की हमारी लागत, हमारा कितना पैसा लगा किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में या किसी एक यूनिट को बनाने में. सो उसके लिए हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं. जिस बच्चे को ये कॉस्ट शीट समझ आएगी उसी को ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का आगे सारा सिलेबस समझ में आएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट इज़ द बेसिक. जैसे जर्नल आपको पता है अकाउंट्स का बेसिक होता है, वैसे कॉस्ट शीट इज़ द बेसिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. सो आज हम अभी आपको डिस्कस मैं करवा रही हूँ कॉस्ट शीट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. जिस ऑर्डर में, जो ऑर्डर मैंने आपको लिखवाऊंगी वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है. क्लियर. सो इसका फॉर्मेट देखो बेटा, पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी. इसमें आपका एक तो आएगा अमाउंट कॉलम, ये है आपका डिटेल्स कॉलम, ये है आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है, और ये रहेगा आपका पर्टिकुलर्स कॉलम. सो दिस इज योर फॉर्मेट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. सो कॉस्ट शीट जिस भी कंपनी की होगी, कॉस्ट शीट ऑफ सो एंड सो, जिस भी कंपनी की बना रहे हो, ABC लिमिटेड या जिसकी भी है, एज एट, ठीक है, या एज एट नहीं आप करना तो आप ये लिख सकते हो कॉस्ट शीट ऑफ जिस भी कंपनी का नाम है फॉर द ईयर एंडिंग. ठीक है, कॉस्ट शीट हेडिंग है, ऑफ कौन सी कंपनी है, कौन से ईयर की बना रहे हो, फॉर द ईयर एंडिंग. अब बच्चे जो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं वो कॉस्ट शीट हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, एक फैक्ट्री या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पर हमारी कॉस्ट शीट बनती है. अब मान लो अगर एक कंपनी 1 लाख यूनिट्स बना रही है तो वो कॉस्ट शीट 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से बनाएगी कि मैंने 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करे इस साल में, तो मेरे को 1 लाख यूनिट्स को बनाने की क्या कॉस्ट पड़ी. अगर एक कंपनी है वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपनी कॉस्ट शीट 10,000 यूनिट्स के हिसाब से बनाएगी. तो सबसे जो पहला बेसिक है वो आपको याद रखना है कि जो कॉस्ट शीट बनती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के लिए बनती है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल को हम हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल. जैसे अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि हम रेडीमेड शर्ट्स बनाते हैं तो उसमें जो कपड़ा है, जो क्लॉथ है, दैट इज़ योर रॉ मटेरियल. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो आप डिटेल्स में लिखोगे. एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितने रॉ मटेरियल आपने इस साल और खरीदे, बट दे शुड बी नेट. नेट का मतलब होता है बेटा अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस कर दो परचेजेस में से. एड कैरेज और फ्रेट इनवर्ड. कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, बेटा कैरेज या फ्रेट इनवर्ड होता है जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, दे आर नोन एज कैरेज और फ्रेट इनवर्ड. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि साल के एंड में आपका कितना रॉ मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है. सो जितना आपका ये नेट सॉल्व करके आएगा इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे, अमाउंट कॉलम में लिखोगे, और इसको लिखोगे क्या बेटा, यू विल राइट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. क्या लिखेंगे इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कई क्वेश्चंस में आपको ये सब आइटम्स नहीं गिवन होंगे और आपको डायरेक्टली ये वाला अमाउंट गिवन होगा, तो उस केस में कई बार आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं लिखा होगा, आपको सिंपली लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल. तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं गिवन है और सिंपली डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि इन चारों को एडजस्ट करके आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है.
और अगर नहीं गिवन है तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, लेकिन कैलकुलेट तो तभी करोगे ना जब आपको ये आइटम्स गिवन होंगे। जो आइटम नहीं है, जैसे अगर मान लो आपका कैरेज या फ्रेट इनवर्ड नहीं है तो उसको ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बच्चे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में या डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। इसके बेटा बहुत सारे नाम हैं, डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। तो मैं आपको इसके अलग अलग नाम सारे बता देती हूँ। प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर। सो ये 3-4 इसके नाम हैं किसके, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर। इसको आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड कर दोगे। फिर इसके अंदर एक और आइटम ऐड होगा और जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि शर्ट बनती है तो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग के चार्जेस होते हैं या जो भी थ्रेड का अगर हमने कोई पीछे लेबल लगाया है उसके जो चार्जेस होंगे या प्रिंटिंग के चार्जेस होंगे, दे आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब बच्चे हम ये 3 चीज़ों को ऐड कर देते हैं, कौन कौन सी 3 चीज़ें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो वी गेट आवर फर्स्ट कॉस्ट विच इज़ नोन एज प्राइम कॉस्ट। ये हमारी बेटा पहली कॉस्ट होती है। अपनी टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट होती हैं वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हमारी सबसे पहली कॉस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर क्या करते हैं बेटा, हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या जिसका एक और नाम है वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री के खर्चे, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बेटा पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, रिपेयर्स ऑफ प्लांट, फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, सैलरी ऑफ वर्क्स पर्सोनल। वर्क्स वर्ड जब भी आएगा, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, तो सैलरीज ऑफ सुपरवाइजर इन द फैक्ट्री, ये सारे हमारे कौन से खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से बता देती हूँ। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर, एक्साइज ड्यूटी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है बेटा, जो फैक्ट्री होती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर फैक्ट्री का स्क्रैप भी होता है। फैक्ट्री का स्क्रैप होता है कि जो बचा खुचा सामान रह गया हो, जब प्रोडक्शन करते हैं तो जो छोटे मोटे आइटम्स, टिटबिट्स बच जाते हैं, उनको हम फैक्ट्री का स्क्रैप बोलते हैं। तो जो भी आपका फैक्ट्री का स्क्रैप होता है उसको हम बेच देते हैं। तो जो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप का अमाउंट होता है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में से ही लेस कर देते हैं। जैसे मान लो आपके ये 3 एक्सपेंसेस हैं बेटा और एक सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है, तो आप क्या करोगे, जो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है उनको इन खर्चों में से माइनस कर दोगे। सो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप जब हम इन खर्चों से माइनस करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में इन फैक्ट्री के खर्चों को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो वी गेट आवर सेकेंड कॉस्ट विच इज़ नोन एज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। जब भी मैं बेटा वर्क्स वर्ड बोलूँगी आप इसको फैक्ट्री भी बोल सकते हो। अब मैंने बोला ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, आप इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। दिस इज़ योर सेकेंड कॉस्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। पहला था प्राइम कॉस्ट बेटा, सेकेंड कॉस्ट आपकी हो गई ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर अपनी जगह नहीं है बच्चे। बस अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छी तरह समझ आ गया ना, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो, ये मैं आपको दोबारा से ऊपर लिखवा रही हूँ, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज योर सेकेंड कॉस्ट। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय WIP? WIP का फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है काम स्टार्ट तो कर दिया बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। शर्ट्स की कटिंग शुरू हो गई, स्टिचिंग, आधों में स्टिचिंग भी हो रही है बट शर्ट अभी पूरी बनके तैयार नहीं हुई। जो स्टॉक पूरा बनके तैयार नहीं होता उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP।
सो ये हमारी बेटा थर्ड कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्क्स का मतलब आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। मैंने डायरेक्टली वर्क्स कॉस्ट लिखा है, आप इसको क्या बोल सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो। इसके बाद हम बेटा फैक्ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चों के लिए हम यूज़ करते हैं ईदर ऑफिस ओवरहेड्स और वी यूज़ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो खर्चे हम ऑफिस में इनकर करते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो उनका कोई एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ऑफिस का, ठीक है, या सैलरी टू द मैनेजर। ये 2-3 मैं आपको एग्जांपल, बिकॉज जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जितने भी मैंने आपको 8-10 एग्जांपल पिछले वाले लेक्चर में बताए थे, आपको पिछली वीडियो में बताए थे, वो आप वहाँ से देख सकते हो। सो जैसे ये मान लो मैंने एग्जांपल में ले रही हूँ कि मेरे 3 ऑफिस के खर्चे हैं बेटा, इन तीनों को ऐड करोगे एंड यूल टेक इट टू द अमाउंट कॉलम। अब आप वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे ऐड करोगे तो आपकी अगली कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज योर फोर्थ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, गुड्स प्रोड्यूस हो गए, गुड्स बन गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेटा, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड। फिनिश का ओपनिंग, ऐड फिनिश का क्लोजिंग, माइनस फिनिश का मतलब जो बन चुके हैं, ठीक है। सो इसके बाद जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग फिनिश माइनस क्लोजिंग फिनिश, वी गेट आवर नेक्स्ट कॉस्ट विच इज़ नोन एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चे आप लोग 11th क्लास से कर रहे हो COGS का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, बट एक्चुअली में दिस इज़ योर डिटेल्ड COGS, ठीक है। सो COGS के बाद हमारी बेटा लास्ट कॉस्ट आ जाती है कि जब हम इसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल से रिलेटेड खर्चों को ऐड कर देते हैं COGS के अंदर। सो उसका एग्जांपल है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गया, या कैरेज आउटवर्ड हो गया। आई एम टेकिंग जस्ट 2 एग्जाम्पल्स, ओके। सो जब हम सेल के खर्चों को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को COGS में प्लस कर देते हैं, तो वी गेट आवर लास्ट कॉस्ट विच इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। This is your 6th and the last cost, or you can say this is your total cost. Cost of sales या total cost, clear? अब आपको क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सो ये तो कॉस्ट शीट होगी बेटा, यहाँ तक आपने कॉस्ट निकाल ली। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि इन गुड्स को हमने इतने में बेचा, मुझे उसकी इन गुड्स की, जितने गुड्स मैंने प्रोड्यूस करे उनकी सेल भी पता है कि सेल की अमाउंट कितनी है, तो आपने क्या करना है बेटा, एक लाइन छोड़नी है, आप लिखो सेल, ठीक है। जितना भी यहाँ पर आ नहीं रहा हम उसको आगे ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, या हमारी टोटल कॉस्ट आई। मैंने आपको बताया कि ये हमारी लास्ट कॉस्ट होती है, दिस इज आवर 6th कॉस्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन में बेटा सेल्स भी गिवन है तो आप एक लाइन छोड़कर सेल्स लिख लो। जो भी आपका सेल या टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी ईदर योर प्रॉफिट और लॉस, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। नाउ प्रॉफिट कब होगा, इट्स ऑब्वियस, अगर आपका सेल का अमाउंट कॉस्ट से ज़्यादा है तो इट विल बी प्रॉफिट, और अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है सेल से देन बैलेंसिंग फिगर विल बी लॉस। सो प्रॉफिट और लॉस, लॉस यू कैन डिनोट, प्रॉफिट तो पॉजिटिव भी आएगा बेटा, अगर लॉस है तो यू कैन डिनोट इट बाय नेगेटिव साइन ऑल्सो। सो दिस वॉज योर कॉस्ट शीट। ये हमारा अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी हो गया। अभी मैंने आपको जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया उसमें मैंने क्वांटिटी कॉलम को, अभी मैंने क्वांटिटी को इग्नोर किया है, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ कि हम पहले इस बेसिक को अच्छी तरह समझें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉस्ट शीट के बेसिस पर हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगी, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं रैदर ये, लेकिन ये समझ आना ज़रूरी है, जब तक आप इसको अच्छी तरह नहीं करोगे आप सम्स नहीं कर पाओगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। ओके बच्चे, बाय।